गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 5 और चैप्टर 5 है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो सबसे पहले हम यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय पढ़ने से पहले हम अर्थ समझते हैं ज्यामिति का, यानी ज्यामिति क्या होती है। तो ज्यामिति जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो और मेट्रिक। जियो का अर्थ होता है भूमि या फिर पृथ्वी और मेट्रिन का अर्थ होता है मापना। इस प्रकार से ज्यामिति शब्द का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो हुआ भूमि को मापना, यानी भूमि को मापने की आवश्यकता के कारण ही ज्यामिति का विकास हुआ। यानी अगर हम बात करें पहले के समय में भी ज्यामिति का जो उपयोग है वो भूमि को मापने के लिए ही होता था। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे बेबीलोन की हो, भारत की हो, यूनान की हो, ज्यामिति का जो है वो प्राचीन समय से ही होता आ रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो जो मिस्र की सभ्यता है, यानी मिस्रवासी थे, भूमि के स्वामी होते थे, वो इस प्रकार से अपने जो खेत होते थे उसकी इस प्रकार से बाउंड्री करके रखते थे, इस टाइप से। लेकिन जब बाढ़ आ जाती थी तो ये जो बाउंड्रियाँ थी वो कच्ची बाउंड्री होती थी, मिट्टी की से बनी हुई होती थी। तो बाढ़ आने के कारण ये जो बाउंड्रियाँ थी वो टूट जाती थी। तो कहीं से कोई तो पूरी बह जाती थी, कोई थोड़ी बहुत बह जाती थी। तो इस प्रकार से इन बाउंड्रियों को जब दोबारा बनाना होता था तो उन्होंने एक टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, वो मेजरमेंट, यानी नाप करके वो इस प्रकार से दोबारा इन बाउंड्रियों को बना देते थे। और मिस्रवासियों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना, इस प्रकार से जो सरल आकृतियां थी उनका क्षेत्रफल निकालना वो जानते थे। मिस्रवासियों ने अनेक नियम और तकनीकी विकसित कर ली थी जिसका उपयोग वो अन्न भंडारों का आयतन ज्ञात करने के लिए करते थे और नहरों ज्यामिति के ज्ञान का प्रयोग वो नहरें और पिरामिड बनाने के उपयोग में भी करते थे। इस प्रकार से मिस्रवासियों को ज्यामिति का काफ़ी व्यावहारिक ज्ञान था, लेकिन इस ज्ञान का क्रमबद्ध रूप कहीं भी वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अगर बात करें भारतीय उपमहाद्वीप की, तो भारत में उपमहाद्वीप में अनेक सभ्यताएं विकसित हुई, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। इनमें भी हमको ज्यामिति के ज्ञान का प्रयोग देखने को मिलता है। अगर हम बात करें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, तो यहाँ की खुदाई से हमें पता चला है कि यहाँ पे भी ज्यामिति के ज्ञान का उपयोग किया जाता था और घर जो होते थे वो एक व्यवस्थित क्रम में होते थे, सड़कें होती थी समांतर क्रम में होती थी और ईंटों की अगर व्यवस्था अगर हम वहाँ पे देखें तो उनका अनुपात होता था 4:2:1। ये जो साक्ष्य हैं वो इस बात का संकेत करते हैं कि हड़प्पा संस्कृति थी, मोहनजोदड़ो संस्कृति थी, उसमें भी ज्यामिति के ज्ञान का उपयोग किया गया था। लेकिन ये जो पूरे विश्व में ये जो ज्यामिति का जो ज्ञान था वो एक व्यवस्थित क्रम में नहीं था। इस ज्ञान को व्यवस्थित क्रम में करने का जो श्रेय है वो यूनानी गणितज्ञों को जाता है। गणितज्ञ थेल्स थे, उन्होंने इस बात को सिद्ध करके बताया कि एक जो वृत्त होता है, इस वृत्त का ये जो व्यास है, ये व्यास इस वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है। और उनके जो शिष्य थे, थेल्स की जो शिष्य थे पाइथागोरस थे, उन्होंने भी कई प्रकार के गणितीय नियमों की खोज करी और गणितीय नियमों को प्रूफ करके दिखाया, जो इस प्रकार से पूरे विश्व में जो ज्यामिति का जो ज्ञान था उसको एक क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड को। यूक्लिड जो है वो गणित के एक अध्यापक थे और उन्होंने अपनी पुस्तक थी, यूक्लिड की पुस्तक थी, ग्रंथ था जिसका नाम था एलिमेंट्स। और इस एलिमेंट्स में 13 अध्याय थे, यानी 13 चैप्टर्स थे और प्रत्येक अध्याय को उन्होंने पुस्तिका कहा। इस यूक्लिड ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स में 23 परिभाषाएं दी हैं और उनमें से 7 परिभाषाएं अपनी पुस्तक में है जिनको अपन पढ़ेंगे। तो पहली है कि बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। जैसे मान लीजिए इसको हम कहेंगे बिंदु, यानी इसका कोई भाग नहीं है, ना इसकी लंबाई है, ना इसकी चौड़ाई है, ना इसकी ऊंचाई है। तो बिंदु वह होता है जिसका कोई भी भाग नहीं होता है। सेकंड है रेखा, चौड़ाई रहित लंबाई होती है। मान लीजिए
तो ये क्या कहलाएगी, एक रेखा कहलाएगी, क्योंकि इसकी केवल लंबाई होती है, चौड़ाई रेखा में नहीं होती है। थर्ड है, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, यानी ये जो रेखा है इसके ये जो सिरे हैं वो बिंदु होते हैं। नेक्स्ट है, एक सीधी रेखा वह है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है, यानी कि ये जो सीधी रेखा है वो बिंदुओं के रूप में सपाट रूप से स्थित होती है। जैसे मान लीजिए ये बिंदु है इस प्रकार से, और इन सभी बिंदुओं को अगर हम मिलाते तो इस प्रकार से एक रेखा खींची जाती है। नेक्स्ट है पृष्ठ। पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे आपने देखा होगा अपनी कॉपी का पेज इस प्रकार से होता है, इस पेज को हम कहेंगे पृष्ठ। इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। अगर मान लीजिए ये इसकी लंबाई है तो ये इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई। तो इस प्रकार से पृष्ठ वह होता है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई ही होती है, ऊंचाई पृष्ठ में नहीं होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, छठा जो पॉइंट है वो है पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं, यानी ये जो पृष्ठ है इसके ये जो किनारे हैं वो एक रेखा होती है। सेवंथ पॉइंट है, एक समतल पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है, यानी समतल पृष्ठ जो होता है सीधी रेखाओं के साथ में सपाट रूप से स्थित होता है। अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स की कुछ अभिधारणाएं और अभिग्रहित वे कल्पनाएं हैं जिनका गणित में प्रयोग किया जाता है और ज्यामिति से संबंधित नहीं थी। ऐसी कल्पनाओं को यूक्लिड ने अभिग्रहित कहा, और अभिधारणा यानी वे कल्पनाएं थी जो ज्यामिति से संबंधित थी, यानी ज्यामिति से जो कल्पनाएं संबंधित थी उनको तो यूक्लिड ने अभिधारणा कहा, और जिन कल्पनाओं का संबंध ज्यामिति से नहीं था वो गणित में प्रयोग की जाती थी, ऐसी कल्पनाओं को यूक्लिड ने अभिग्रहित कहा। यूक्लिड के कुछ अभिग्रहित हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। तो पहला अभिग्रहित है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो इसको हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे ए है, कोई बच्चा है ए जो बी के बराबर है, और ए मान लो ए की जो उम्र है वो 10 वर्ष है। तो इसका अर्थ हुआ कि बी की जो उम्र है वो भी 10 वर्ष के बराबर हो जाएगी, और बी बराबर है सी के, यानी बी किसके बराबर है, सी के, यानी ए बी के बराबर है। ए की उम्र हमें पता है 10 वर्ष, इसका अर्थ हुआ कि बी जो है वो भी 10 वर्ष का कोई बच्चा है, और बी बराबर है सी के, यानी बी और सी दोनों आपस में बराबर है। तो इसका अर्थ हुआ कि ए जो है वो बराबर होगा सी के, क्योंकि बी 10 वर्ष का है और बी सी के बराबर है, तो सी की जो उम्र है वो भी क्या हो जाएगी, 10 वर्ष। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए और सी वो दोनों भी आपस में बराबर होंगे। दूसरी जो अभिग्रहित है वो है यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर आता है। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है ए, दूसरे बच्चे का नाम बी है, और इस बच्चे के पास में 5 पेंसिल हैं और बी के पास में भी 5 पेंसिल हैं। अब इन दोनों बच्चों को मैं 2-2 पेंसिल दे देती हूँ, यानी ए को भी 2 पेंसिल दे देती हूँ, 2 पेंसिल दे दी मैंने, और बी को भी मैंने 2 पेंसिल दे दी। तो ए के पास में जो कुल पेंसिल हैं वो हो जाएंगी 7, और ऐसे ही बी के पास में कुल पेंसिल हैं वो भी कितनी हो जाएंगी, 7 पेंसिल। तो यानी पहले ए और बी के पास में दोनों के पास में 5-5 पेंसिल थी, और दोनों को मैंने 2-2 पेंसिल और दे दी, तो दोनों के पास में इस प्रकार से 7-7 पेंसिल हो जाएंगी। इस प्रकार से यदि कोई 2 वस्तुएं आपस में बराबर हैं और उनमें बराबर ही जोड़ा जाए तो पूर्ण जो आएगा वो भी आपस में बराबर होगा। नेक्स्ट जो अभिग्रहित है वो है थर्ड, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। अब इसको भी हम उदाहरण की सहायता से समझ लेते हैं। मान लो ए है और बी है, ए के पास में 7 पेंसिल थी यहाँ पे, और बी के पास में भी 7 पेंसिल थी। इन दोनों से ए और बी दोनों से मैं 7-7 पेंसिल थी इनके पास में, और इन दोनों से मैं
तीन पेंसिल वापस ले लेती हूँ। इससे मैंने 3 पेंसिल ली, -3 कर दूंगी मैं। इससे मैंने 3 पेंसिल थी, -3 कर दूंगी। तो 7 में से 3 कम कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और 7 में से इधर भी 3 कम कर दूंगी तो यहाँ पे भी आ जाएगा 4। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर बराबर में से बराबर अगर घटाया जाए तो जो पूर्ण आता है, शेष बचेगा, वो भी आपस में बराबर होगा। नेक्स्ट है फोर्थ कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। यानी वे संपाती मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूर्ण रूप से ढक ले, ऐसे वस्तुओं को हम बोलेंगे संपाती। जैसे मान लो अपने कई चीजें ऐसी देखी होंगी जो बिल्कुल बराबर हो। जैसे एक उदाहरण की सहायता से मैं बताती हूँ कि ये एक चूड़ी है और इस चूड़ी ये जो चूड़ी है वो पूर्ण रूप से ढक लेती है। इन दोनों को एक के ऊपर एक रखूं तो पूर्ण रूप से एक दूसरे को ढक लेती है। तो इसका अर्थ हुआ कि ये और ये दोनों जोड़ियां आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जो एक दूसरे की संपाती हो। जैसे हम अपना हाथ का उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने अपना हाथ ये है और इसके हाथ ऊपर मैंने ऐसे दूसरा हाथ रखा, तो यानी इस हाथ ने इस दूसरे हाथ को पूर्ण रूप से ढक लिया। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे जो दोनों हाथ हैं वो बराबर होंगे। जैसे मान तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जो एक दूसरे के संपाती होती हैं आपस में भी एक दूसरे के बराबर होंगी। पांचवा ग्रहित है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ध्यान की सहायता से समझते हैं हम। मान लीजिए एक सर्किल है और इस सर्किल के मैंने 4 भाग कर दिए। तो ये जो भाग है, ये जो एक भाग होगा वो मैंने इस प्रकार से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो ये पूरा जो सर्किल है वो इस भाग से बड़ा होगा। पांचवा विग्रह यही कह रहा है कि पूर्ण, यानी ये जो संपूर्ण सर्किल है वो अपने इस भाग से हमेशा ही बड़ा होता है। तो नेक्स्ट विग्रह है वो है एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। यानी ए और बी दो फ्रेंड्स हैं, ए के पास में 10 पेंसिल हैं और बी के पास में भी 10 पेंसिल हैं, और दोनों के हम दुगने कर देते हैं। यानी इसके पास इसका दुगना कर देंगे 10 पेंसिल का, तो इसके पास हो जाएंगे 20 पेंसिल्स, और इसका भी दुगना करेंगे तो इसके पास भी हो जाएगी 20 पेंसिल्स। तो यानी एक ही वस्तु, यानी दोनों 10 थे और इन दोनों का जब दुगना करेंगे तो दोनों इक्वल आएंगे। यही इस अभिग्रहित में बताया गया है। नेक्स्ट जो अभिग्रहित है कि एक ही वस्तुओं के आधे भी परस्पर बराबर होते हैं। ए के पास में 50 रुपए हैं और बी के पास में भी 50 रुपए हैं, और इन दोनों का हम आधा करें तो आधा करें यानी 2 से भाग दे दें तो 50 में जब हम 2 का भाग देंगे तो इसके पास आ जाएंगे 25 रुपए। ऐसे ही इसका जब हम आधा करेंगे तो इसके पास भी आ जाएंगे 25 रुपए। तो यानी एक ही वस्तु के दुगने बराबर होते हैं और एक ही वस्तु के आधे भी परस्पर बराबर होंगे। अब हम पढ़ते हैं अभिग्रहित 5.1। अभिग्रहित के 2 बिंदु हैं, ये 2 बिंदु हैं। इन दोनों बिंदुओं से, इसका नाम मैं ए रख लेती हूँ, इसका नाम मैं बी रख लेती हूँ, कि 2 भिन्न बिंदुओं से, तो ये 2 ए और बी दोनों भिन्न भिन्न बिंदु हैं। कह रहा है कि इन दोनों रेखाओं से एक ही अद्वितीय रेखा गुजरेगी, यानी एक ही ऐसी रेखा होगी जो इन दोनों से को पास करेगी। तो इन दोनों, जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ करी तो ये जो रेखा है वो केवल बिंदु ए से होकर जा रही है। ये दूसरी रेखा इस प्रकार से ड्रॉ करी तो ये भी केवल बिंदु ए से होकर गुजर रही है। इस प्रकार से मैंने रेखा ड्रॉ करी तो ये भी केवल ए बिंदु से होकर गुजर रही है। मैं इस प्रकार से रेखा ड्रॉ करती हूँ। तो ये जो रेखा है, जैसे मान लो मैं इसका नाम एल दे देती हूँ, तो ये जो लाइन एल है बिंदु ए और बिंदु बी दोनों से होकर के गुजर रही है। नेक्स्ट रेखा मैं अगर इस प्रकार से बनाऊं, ये जो रेखा है वो केवल बी से होकर गुजर रही है, ये भी केवल बी से होकर गुजर रही है, ये रेखा भी केवल बी से होकर ही गुजर रही है। तो कहने का अर्थ हुआ कि एक बिंदु से तो अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, परंतु अगर 2 बिंदु हैं तो उन दोनों बिंदुओं से होकर के जाने वाली रेखा केवल एक ही होती है। नेक्स्ट अभिधारणाएं फर्स्ट जो अभिधारणा है वो कहती है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, और इन दोनों बिंदुओं को अगर हम मिला दें, पहले बिंदु का नाम ए दे दिया, दूसरे का नाम बी दे दिया, और इन दोनों बिंदुओं को अगर मिला दें तो एक ही रेखा इन दोनों बिंदुओं से होकर के
गुजरेगी। तो ये है अपनी धारणा फर्स्ट। सेकंड जो है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए ये एक शांत रेखा है, तो कह रहा है कि इस शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो इस रेखा को हम इधर भी बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से, और इस रेखा को इधर भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे ए बी एक शांत रेखा थी और इसको अनिश्चित रूप से हम किसी दोनों दिशा में बढ़ा सकते हैं कि किसी को केंद्र मान करके और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये कोई केंद्र है और ये एक त्रिज्या ले ली, तो केंद्र O हो गया, त्रिज्या का नाम हमने A रख दिया। कोई भी त्रिज्या हो सकती है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर किसी को भी। तो कह रहा है कि इसको केंद्र मान करके, किसी को भी केंद्र मान करके कोई भी त्रिज्या लेकर के इस प्रकार से एक वृत्त बनाया जा सकता है। फोर्थ जो अभिधारणा है वो है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये समकोण है, समकोण मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, और एक त्रिभुज हमने ये बना लिया, इस त्रिभुज का भी ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है। तो ये दोनों जो समकोण हैं, ये जो दोनों समकोण हैं, ये जो एंगल 90 डिग्री के बन रहे हैं, ये दोनों एंगल बराबर ही होंगे, चाहे त्रिभुज छोटा हो चाहे त्रिभुज बड़ा हो। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर ये त्रिभुज छोटा है तो ये समकोण छोटा होगा, ऐसा नहीं होता है। तो सभी जो समकोण हैं वो बराबर ही होते हैं। जबकि दो रेखाएं हैं, एक रेखा हमने ए बी ड्रॉ कर ली है, दूसरी रेखा हमने सी डी ड्रॉ कर ली है। कि दो रेखाएं हैं और उन दोनों रेखाओं को, ये जो रेखा है इसका मैं नाम रख लेती हूँ L, ये रेखा इन दोनों रेखाओं को काट रही है। तो कहते हैं कि ये जो रेखा है इन दोनों रेखाओं को अगर काटती है तो इस प्रकार से बना योग 180 डिग्री से कम है, तो ये दोनों रेखाएं जो हैं ए बी और सी डी उसी दिशा में जाकर के मिलेंगी जिस दिशा में इन दोनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री से कम होगा। तो इधर 180 डिग्री से कम है इनका योग, तो इन दोनों रेखाओं को ए बी और सी डी को जब मैं आगे बढ़ाऊंगी इस प्रकार से, तो ये आगे अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर कहीं ना कहीं एक ऐसा बिंदु आएगा जहां पर ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को मिलेंगी, यानी ए बी रेखा और सी डी रेखा आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगी।